नमस्कार, स्वागत है आपका करण वर्मा अनप्लग्ड में। एंड देखिए, इट्स अ स्पेशल डे, 1 year anniversary of the operation that changed the war doctrine forever. Those 88 hours. And who could be better than Abhijit Chavda ji to join us today to look back at that and also एक एनालिसिस करेंगे कि जैसे प्रधानमंत्री ने तब कहा था ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो कहाँ है हम अभी? स्टिल इन ऑपरेशन सिंदूर 2.0 क्या है? अभिजीत जी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। Thank you so much for having me, sir. Good to be back. सर, क्या देखते हैं आज मतलब कहा जाता है ना, हाइंडसाइट इज 2020। आज आप क्या देखते हैं, क्या अलग हो सकता था तब और आज कहाँ खड़े हैं हम? ओवर टू यू सर। जी, ऑपरेशन सिंदूर 3-4 दिन चला और हमने काफ़ी हैमर किया पाकिस्तान को इसमें। इट बिकेम वेरी क्लियर दैट इंडिया हैज़ कंप्लीट ऑपरेशनल सुपीरियरिटी ओवर पाकिस्तान, Pakistan's military, and we were able to hit the Pakistani terrorists at will. We were able to eliminate a large number of those horrible people. So overall, and our air defenses and all that performed fantastically well. So we were able to establish all these baselines. And then उसके बाद हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया हमने। शायद इट्स बिकॉज द पाकिस्तानी इज begged us कि प्लीज बंद कीजिए, और मे बी इट्स बिकॉज मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप found it important to step in to safeguard his assets in Pakistan. One of these two reasons हुआ है, and it's also possible कि हमने decide किया कि भाई हमारे इतने limited objectives थे, हमने उनको achieve किया, and now we are pausing at this time. सो अभी सिचुएशन क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर इज टेक्निकली और ऑफिशियली पॉज्ड, इट इज नॉट ओवर। उसको हमने समाप्त नहीं किया है, उसको हमने पॉज किया है। अगर पाकिस्तान फिर से कोई मिस एडवेंचर करता है तो वी विल obviously resume this operation and take it to its logical conclusion. One thing I would like to say is that जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था तो मैंने उस समय ट्वीट किया था कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट वॉर एंड द बॉर्डर्स विल चेंज in a short time. ऐसा मैंने ट्वीट किया था, and obviously that turned out to be completely wrong. I was hoping कि borders will change because we had the complete advantage when it stopped. हमने कुछ ही घंटों में 11 एयर बेसेस को हमने हिट किया. I mean, that is unprecedented. So if this had continued another 48 hours, Pakistan totally helpless हो गया होता. उस समय already helpless हो गया था. And it was unfortunate that we stopped at that point. मैं आज भी ये कहूंगा कि हमें उस समय समाप्त नहीं करना चाहिए था. But there must be reasons for this that we are not aware of, जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि we are pausing it there. So that is where we stand. We can discuss obviously many things कि इसका outcome क्या हुआ, what did we gain, what did the Pakistanis lose, आज is India at a better position, and so on. We can discuss about that. जी जी जी। सबसे बड़ी चीज जो सर, एक उस समय जो ऑब्जेक्टिव हमारा था कि एक डेटरेंस हमें क्रिएट करना है कि अगर पाकिस्तान कोई भी मिसएडवेंचर करता है उसको ये नुकसान हुआ। बट मेरा एक सवाल ये है कि क्या ये एक डेटरेंस सर्व हुआ? बिकॉज क्या पाकिस्तान अब नहीं करेगा ये सोच के कि हमें मार पड़ेगी? रेड फोर्ट हुआ, उसकी भी तारे मिलती हैं। पाकिस्तान आज भी बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है, वी बीन एबल टू फॉइल देम पिछले 3-4 महीने में। तो पाकिस्तान डर गया और अब नहीं करेगा, ये चीज तो नहीं हो पाई, या ये हुई आपको लगता है किसी मायने पे? जी, थोड़ा रिकैलिब्रेशन हुआ होगा पाकिस्तान में कि वो अब समझ गए हैं कि अगर वो कुछ करते हैं, लेट्स से टेरर अटैक लॉन्च करते हैं, सब्सटैंशियल टेरर अटैक, तो भारत विल रिटालिएट थ्रू कन्वेंशनल मिलिट्री मींस. ये पाकिस्तान समझ गया है अब. तो छोटा मोटा टेरर अटैक यहाँ हुआ तो मे बी इंडिया में नॉट टेक इट टू दैट एक्सटेंट, लेकिन कुछ मेजर टेरर अटैक हुआ जैसे कि पुलवामा और पहलगाम व्हाटएवर, देन इंडिया विल हिट बैक वेरी हार्ड एंड मे बी हार्डर देन लास्ट टाइम. इतना पाकिस्तान समझ गया है. दूसरी चीज क्या हुई है कि इंडिया वाज एबल टू कंप्लीटली कॉल द ब्लफ ऑफ द पाकिस्तानी न्यूक्लियर ब्लैकमेल. पाकिस्तान हमेशा ऐसा कहता रहा है कि अगर कुछ वॉर हो गया तो वी विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स. What happened? Obviously, they were not in any position to use nuclear weapons. तो वो भी जो blackmail था, nuclear blackmail, वो भी चला गया है. But is Pakistan now going to not launch terror attacks on India? That is very doubtful. Pakistan is not going to change its modus operandi. पाकिस्तान एक टेरर रिजीम है, एक टेररिस्ट नेशन है. उनका पॉलिसी, ऑफिशियल पॉलिसी है स्टेट सपोर्ट फॉर टेररिज्म.
और एंड द होल वर्ल्ड नोज दिस. तो पाकिस्तान कभी ये छोड़ेगा नहीं. इट विल ट्राई टू डू दिस इन डिफरेंट वेज. मे बी इट विल यूज ईस्ट पाकिस्तान, शायद बांग्लादेश के थ्रू कुछ करने की कोशिश करेगा वो, या फिर सम अदर प्रॉक्सीज, सम अदर मींस, इन इन वेज दैट गिव देम प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, और बॉर्डर से दूर करेगा. मे बी नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर बट सम अदर पार्ट ऑफ इंडिया. ऐसा भी पॉसिबिलिटी है. मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए. इट शुड नेवर हैपन, बट वी शुड बी अवेयर, शुड बी कॉग्नाइजेंट कि ये सब पाकिस्तान कर सकता है, बिकॉज उनका उनका वो क्या बोलते हैं, विकृत माइंडसेट है which seeks to do these things. तो did Operation Sindoor establish complete Indian deterrence कि पाकिस्तान फिर से टेरर अटैक नहीं करेगा? It did not establish that, right? It did not establish that. हमने जो भी नुकसान किया पाकिस्तान में, 11 एयर बेसेस को हमने काफी नुकसान पहुंचाया in a matter of like few hours. अब तक वो सब रिपेयर हो गया होगा, राइट? हमने जो उनके रेडार्स को नष्ट किया, वो सब अब तक रिप्लेस हो गए होंगे. जो उनकी जो रनवेज में हमने क्रेटर्स कर दिए बॉम्ब से, वो सब अभी रिपेयर हो गया होगा. सो लॉन्ग लास्टिंग डैमेज नहीं हुआ है पाकिस्तान को. पाकिस्तान का रेपुटेशन क्या खराब हुआ है? नॉट रियली. द वेस्टर्न मीडिया व्हाइट वॉश्ड पाकिस्तान रेपुटेशन, और ट्रम्प ने कहा कि इंडिया हैज लॉस्ट 73 एयरक्राफ्ट, जो भी नंबर था उसका. सो ओवरऑल दे हैव ट्राइड टू मैनेज द नैरेटिव इन सच अ वे दैट इट मेक्स पाकिस्तान लुक गुड एंड इंडिया लुक बैड, और अभी भी ये नैरेटिव मैनेज हो रहा है. So overall, because India did not push to the extent of changing the lines on the map, that's why India did not overall achieve anything major. ठीक है, हमने we gave them a bloody nose, लेकिन हमने long term deterrence establish नहीं किया है. पाकिस्तान फिर से कुछ ना कुछ ट्राई करेगा. पाकिस्तान एक्चुअली क्या हुआ कि the US this time came out fully in support of पाकिस्तान. पहले 2 दिन ये वो वांस कह रहा था, जेडी वांस बोल रहा था कि ये तो इंडिया और पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, let them fight, it doesn't concern us. On day 3 suddenly after we hit Kirana Hills, Americans are coming in the way और कह रहे कि this has to stop immediately, and then Trump tries to take credit for this. So Trump has come out explicitly and openly in support of Pakistan, and this has only gone to the next level over the next few months. अभी असीम मोदी 2-3 बार तो गया है Washington to meet Trump. शहबाज शरीफ भी गया है, and the Americans are showing that they have a great love for Pakistan, great amount of support for Pakistan. ईरान का जो वॉर हुआ, ईरान के विरुद्ध जो यूएस और इजराइल ने लॉन्च किया वॉर, उसमें भी पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया इन्होंने. So they are trying to raise Pakistan's profile. They have tried to rehyphenate Pakistan and India. And overall, I would say, look, military success हुआ है. Our armed forces, performed admirably, brilliant performance. Yeah, all the branches of the armed forces overall. लेकिन geopolitically, we did not gain anything substantial. That is just the hard fact. मेरे लिए सर मेन जो ऑब्जेक्टिव है, यस, एक तो कम्युनिकेशन और ब्रांडिंग है, मैं उस पर भी रुक कर आऊंगा. इसकी भाई अगली बार से व्हाट इज द स्टिक जो हम एक रखें ताकि आतंकी हमला ना हो. जी भाई, जैसे एक होता है पानी बंद कर देंगे, व्हाट इज दैट पॉसिबल लेवरेज कि हम ऐसा कर सकते हैं. वो तब तक नहीं हो सकता बिकॉज पाकिस्तान तो एक टेरर फैक्ट्री है. आपने अगर उनके 10 मार भी दिए, मान लीजिए आपने एक एयर स्ट्राइक करी जैसे बहावलपुर में करी, वो 10 और पैदा कर लेंगे, उनको कोई फर्क तो पड़ा नहीं उससे. या तो कोई सीनियर टॉप लोग मरे, आई मीन आई एम पुटिंग इट वेरी क्रूडली, कि दैट रियली हर्ट्स देम, या दे लूज लैंड, या दे आर डिवॉइड ऑफ फूड वाटर. कोई एक प्रेशर पॉइंट नहीं मिल रहा हमें जिससे वी कैन पल्वराइज देम कि यार अब ना हो. वो क्या हो सकता है? मतलब आई आस्क दिस टू ऑल एक्सपर्ट्स कि कोई तो लेवरेज होगा यार, कि जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज निकला, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक न्यूक्लियर वेपन वाला काम किया, उसने कहा यार इसको ब्लॉक करना है, यहाँ एक दुखती रग है. हमारा क्या वो प्रेशर पॉइंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू? That's a very legitimate question, very valid question. हमारा क्या geopolitical leverage है और पाकिस्तान, and that is something we have to introspect. देखिए, हम कहते हैं कि that blood and water cannot flow together. Terror and talks cannot happen together. ठीक है, बहुत अच्छा स्लोगन है ये, लेकिन इसको हमें अगर लेवरेज के रूप में यूज करना है तो हमने उसके लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया है. फॉर एग्जांपल, अगर हमने कहा है कि ऑन पेपर इंडस वाटर ट्रीटी इज एब्रोगेटेड, वी वॉक्ड अवे फ्रॉम इट, ठीक है, लेकिन जो पानी बह रहा है पाकिस्तान में, उसको रोकने के लिए हमने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है? कुछ नहीं किया है. हम धीरे धीरे कर रहे हैं. अभी इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स कुछ डैम्स आ जाएंगे विच वी कैन यूज, लेकिन डू वी हैव द
canals that can take away the water from the region and go into Rajasthan or Punjab or Haryana or wherever. वो हमने बनाया नहीं है. हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन हम actually implement नहीं करते infrastructure on the ground that can give us the leverage that we need. अगर हमने पेपर पे इंडस वाटर ट्रीटी रोक दिया है तो हमने एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे वो रोकने की क्षमता बनाई नहीं है. That is one issue, right? So that leverage will happen over the next few years. लेकिन आज 100% leverage नहीं है. अभी भी पानी बह रहा है पाकिस्तान में. What we can do is कुछ डैम्स है हमारे पास जिससे हम पानी रोक दे and then we can release it at one go. But we can't divert it into other parts of India. वो अभी इतनी क्षमता नहीं बनी है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है. दूसरा, अगर हमें पाकिस्तान के ऊपर लेवरेज डालना है लाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सो व्हाट कैन वी डू? आपने लेट्स से क्रूडली कहा लेकिन आपने एक वैलिड पॉइंट रेज किया. जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने अयतुल्ला अली खमेनी की हत्या कर दी, राइट? कैन वी डू समथिंग लाइक दैट? I suppose we can. I mean, there is nothing wrong with killing the enemies of your nation. There is nothing wrong with killing those who support terrorism, right? So that is obviously going to be one of the tools in our toolkit. But do we have the political will to do such a thing? That is a big question about when it comes to this matter. और तीसरी बात है टेरिटरी. Next time Pakistan कुछ करता है, we grab some territory. That is also a possibility. लेकिन we have not implemented anything like that for at least 50 years. 71 was the last time we took any territory, and that also we didn't take. We simply cut it off, right? So it will. हमारे पास देखिए, हम समझते नहीं है हम कितने पावरफुल, कितने शक्तिशाली देश है. We are a gigantic nation, subcontinent sized nation. हमारा इतना बड़ा population है, इतने सारे resources है, इतना powerful armed forces है, 3-4 branches of our military. The only thing is that we are a self-deterring nation. हम खुद को ही डिटर करते रहते हैं. हमारे पास क्षमता है बहुत कुछ करने की लेकिन वो हम करते नहीं है, right? So I am still perplexed कि हमने क्यों रोक दिया ऑपरेशन सिंदूर. Okay, 3-3.5 दिन के बाद. That in my opinion we should not have done that. We should have pressed down home the advantage and taken territory, which will ensure that the world can never claim that Pakistan has won this thing or it has been a stalemate. So I think next time we have to push it further. Okay, अभी तक हमने दिखाया कि we will escalate more than the last time every time. पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, उसके बाद हमने बालाकोट किया, अब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया. नेक्स्ट टाइम हैज टू बी समथिंग सिग्निफिकेंटली लार्जर इन मैग्नीट्यूड. तभी जाकर पाकिस्तान समझेगा कि we mean business. So I think अभी तक हमने वो deterrence establish नहीं किया, unfortunately. So a lot of people say this, and of course it makes sense कि one of the ways is complete balkanization of Pakistan. वही पाकिस्तान 4 टुकड़ों में टूट जाए. बहुत बात ये हम लोग आज पिछले कई सालों से सुन रहे हैं. To be honest, we are hearing about their fault lines कि भाई बलूच PLA is doing its job. उधर खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान से इनका चल रहा है. तो सेटिंग तो मिल रही है हमें, मतलब हमारे को हर जगह इनके फॉल्ट लाइंस भी मिल रही हैं. People say, I don't know, but a lot of good sources say कि we are in touch with the BLA also, we are in touch with the Afghan side also. We don't know, but people say this. Now if we are in touch with them and we hear all these stories जो हमने धुरंधर में भी देखी, a lot of people being eliminated by these unknown gunmen, ये सब अगर हो रहा है तो एक बिसाक लगी हुई है पूरी ना. एक फर्टाइल ग्राउंड तो है कि हम पाकिस्तान इकोनॉमिकली भी बहुत सफर कर रहा है. इकोनॉमिकली इट्स बीन इन डायर स्ट्रेट्स पिछले 2-3 साल से. सिर्फ क्या अमेरिका है एक रीजन कि पाकिस्तान अमेरिका और चाइना की वजह से रुका है, या आप जो भी कहें कि हमने न्यूक्लियर ब्लफ कॉल आउट कर दिया, कहीं ना कहीं अभी भी एक डेटरेंस है हमारे लिए कि यार है तो न्यूक्लियर, जिसका भी हो जैसे भी हो, कंप्लीट क्रश तो हम नहीं कर सकते इनको. कैसे देख रहे हो आप इस पूरी चीज को? व्हाट आर आवर ऑप्शंस हियर? जी, डेफिनेटली. पाकिस्तान में very clear fault lines है. The Balochi people are not happy with Pakistan. They have been invaded and occupied in 1947-48 and तब से they are under oppression. तो बलोच लोग तो चाहते हैं कि they become free. सिंधु देश भी चाहता है कि उसे freedom मिल जाए. GS Sindhu movement बहुत पुराना movement है. खैबर पख्तूनख्वा is Pashtun territory. Okay, and they want to reunite with Afghanistan. और हमारे अफगानिस्तान से clear relations है, very good, positive relations है बहुत समय से, including with the Taliban government, right? So overall, there is very fertile ground in Pakistan for balkanizing Pakistan. लेकिन, so what is the factor that is keeping Pakistan together is the only question we have to address. That factor,
on the surface level is the Pakistani military कि वो पाकिस्तान को जोड़ के रखा है, उसने जोड़ के रखा है पाकिस्तान को through military force, but the actual factor is the United States. United States के लिए पाकिस्तान बहुत अच्छा valuable asset है. It can be used to impose pressure on India on demand. It can be used to impose pressure on Iran on demand. It can be used to create problems in Afghanistan. So पाकिस्तान बहुत valuable asset है US के लिए. और यूएस और चाइना दोनों शत्रु रहेंगे, डेफिनेटली दे आर एडवर्सरीज इन एवरीथिंग, बट दे अग्री अबाउट वन थिंग एंड वन थिंग ओनली, दैट इंडिया मस्ट नॉट राइज, इंडिया मस्ट बी कंटेन्ड. So United States and China work together to support Pakistan, even though United States and China are enemies, right? तो इसलिए Pakistan is in this sweet spot कि it cannot fail. The US cannot afford to see Pakistan fail, and that's why it keeps bailing out Pakistan, supporting Pakistan. China also keeps doing that, and that's why Pakistan keeps existing. And we, for some reason, for the longest time, we have been tolerating the existence of this nation like Pakistan. Any self-respecting nation would not tolerate the existence of a terror nation in its on its eastern or western flank. तो ये situation है. अभी देखिए, हम मैप देखेंगे तो हमें लगता है कि इंडिया इतना बड़ा, भारत इतना बड़ा देश है इन द सब कॉन्टिनेंट, एंड दैट्स व्हाई इंडिया इज द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द सब कॉन्टिनेंट. ये हम सोचते हैं, लेकिन सत्य ये है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल नेशन यूनाइटेड स्टेट्स है. द यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन डूइंग रेजिम चेंजेस इन ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, नेपाल एटसेट्रा, और हमें पूरी तरह से उन्होंने इनसर्कल करके रखा है, कंटेन करके रखा है यूनाइटेड स्टेट्स ने. जब उन्होंने बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बना दिया 2024 में, हम जानते थे ये होने वाला है. मैंने 9 महीने पहले एक वीडियो बना के रखा था मेरे चैनल पे, आज भी दिखेगा आपको. सो वी न्यू दिस वाज कमिंग, but government of India could not stop it. The Americans were able to change the regime right next door to us, और हम कुछ नहीं कर पाए. So the US is very powerful. It is too powerful for us, and that's why Pakistan keeps existing, and that's why this issue keeps happening. So overall, अगर हमें उनको balkanize करना है, we will have to do it very rapidly, very quickly, and we can't worry about the nuclear threat. हम देखिए, it's very clear, अगर उन्होंने nuclear weapons का उपयोग किया, if they dare to do it, in 5 minutes Pakistan will cease to exist. I don't think they're stupid enough to do that. So I don't think we have to worry about this. We should just go ahead and do whatever is required. तो देखिए, बड़ी अच्छी ना, we are getting down, we are narrowing down जो आपकी एनालिसिस चल रही है. You just mentioned that Pakistan is an asset for the US, which is why Pakistan is in a very sweet spot. My next question is, what happens so that Pakistan ceases to be an asset for US? ऐसा हम क्या कर दें कि US को पाकिस्तान में इंटरेस्ट ही ना रह जाए? हम लिम्ब बाय लिम्ब कट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम चाहते हैं भाई US बोले ही ना इसमें, तो क्या लेवरेज हो सकती है हमारी, या पाकिस्तान क्या कर दे ऐसा, या क्या हो जाए वहां कि US का यार जो करना है करो, वो क्या हो सकता है? अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करे which is completely against the interest of the United States and it is unsalvageable, unretrievable, और या फिर पाकिस्तान पूरा structurally ही compromise हो जाए in such a way that it is more of a liability than an asset, then maybe the US will say कि भाई हमें इस चीज से बाहर निकलना है. In Yes, what sir. circumstances could this happen? Sorry? Yeah. In what circumstances could it happen? That's what I asked. Yeah. In what circumstances could it happen? देखिए, 2022 में ऐसा हो रहा था. 2022 में you had Imran Khan, who was the Prime Minister of Pakistan. He was an anti-West Prime Minister. He was pro-China, not pro-US, and he also wanted good relations with Russia. So if he had continued as the leader of Pakistan, then Pakistan would have been in that position that we're talking about, where the US says हमें नहीं चाहिए, हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए, we don't want to have any relations with them because they are now with our enemies. But US very smartly ousted Imran Khan and brought in this puppet government. So Pakistan structurally is a mercenary nation. Pakistan के prime ministers कुछ आते हैं who are patriotic from their perspective, in a terroristic perspective, let's say, okay, but they are always superseded by the armed forces. So the main crux of the whole matter is the Pakistani armed forces. हमें उनको तोड़ना होगा. We will have to either infiltrate them. We will have to put कौन है Durandar hero inside Pakistani army and bring him to the top and have the nation self-implode or something. We have to infiltrate the armed forces, the military of Pakistan, and destroy it from within. Okay, I have no issue with the people of Pakistan. Okay, they are also victims, like India is a victim, but the Pakistani military is the culprit. So as long as the Pakistani military exists, and as long as it exists, it will always be subservient to its masters in the West.
तो हमें उस एंटिटी को तोड़ना होगा. That is the only way we can make Pakistan useless as an asset to the US. If the Pakistani military is compromised and it either becomes, it disintegrates or becomes pro-India, which is like, or something like that, that's the only way. Because otherwise, Pakistan will always remain an asset to the US. Okay, now I'll come to the the communication part जो समय हुआ, and आज भी the horrors of which we stay with, the horrors of which continue to linger on आज भी. मैं आपको बताऊं अभिजीत जी, I travel abroad a lot. जहां भी मैं जाता हूं, अनफॉर्चुनेटली a lot of people think कि पाकिस्तान ने बहुत कमाल का किया, और कई तो ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि पाकिस्तान वो युद्ध जीत गया. पाकिस्तानी जो होते हैं उन्होंने वहां पे, आप सोचो, सेलिब्रेशन मार्चेस तक निकाल दिए थे बाहर. प्लेसेस लाइक नेदरलैंड्स, यूके, दे सेलिब्रेटेड. इवन द इंडियंस स्टेइंग देयर डोंट बिलीव. दे थिंक नहीं नहीं यार, जेट गिरे थे, ये हुआ था, वो हुआ था. दे आर नॉट रेडी टू बिलीव. कितना खराब था हमारा तब का कम्युनिकेशन. व्हाट आर द टेकअवेज फ्रॉम दैट? हैव वी रियली इंप्रूव्ड ऑन दैट? क्या कुछ चेंज हुआ है स्ट्रक्चरली आगे के लिए? हाउ डू यू सी दैट? That's a very important point to discuss. देखिए, पहली बात तो ये है, अभी यूएस ने ईरान के ऊपर युद्ध किया है. How many jets has the United States lost? Dozens of jets they have lost. We have seen F-15s falling out of the air. Lekin does the US public think that we lost the war? They have actually lost the war, but they believe they've won the war because Trump keeps on saying every 15 minutes we have won the war and we have devastated Iran and so on. So Trump and the entire US establishment, they keep on pouring out this barrage of narrative, this complete avalanche and tsunami of narrative that seeks to claim that they have won the war against Iran, when on the ground we know what happened. हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है. We have a very subdued, sober way of communicating our thing. देखिए, for example, we have a Ministry of External Affairs. ठीक है? Ministry of External Affairs of India, it has a once in a week press briefing. Okay? Yeah. Where you have one uniformed official, I mean, the standard Babu dress they wear. He comes and he comments about a few things and then he goes and he answers a few questions and that sort of thing. Very bureaucratic approach. Consider the Taliban. The Taliban, अभी तालिबान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था कुछ एक आध महीने पहले. If you see that war, the Taliban and the Afghan people, they won the war on social media against Pakistan. They were putting out all the information in real time with video evidence कि हम पाकिस्तान को कितना hammer कर रहे हैं on the borders and all. And it was very clear that Afghanistan had the upper hand, even if maybe they did not. But social media पे clearly दिख रहा था कि Afghanistan is winning. Pakistan could not cope with the Afghanistan narrative building on social media. हम ऐसा कुछ नहीं करते. हमारे पास 1.4 बिलियन का पॉपुलेशन है. हमारी गवर्नमेंट doesn't set up, let's say, the 10-cent RB or whatever the Chinese have and put out a barrage of narrative building tweets and posts and all that on social media, which will make sure that we win and we are able to show the truth. So the government of India is lacking very badly in this. मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन that is the case. We are lacking very badly in this. We have a 20th century or 19th century approach when it comes to communicating with the world and building a narrative. The Pakistanis are very agile and they are supported by the superpower, United States. तो इसलिए हम बहुत पीछे हैं इसमें, और मुझे समझता नहीं कि हम why we are not changing this. Why the government of India insists on not fighting the war at every level, including the social media war and other levels. I don't get it. So we clearly lost the narrative war. Sure. Because the Pakistanis kept lying and the Americans kept lying. And we who had won the war, I mean the conflict, we were portrayed as losers. और हमारे ही लोग जो पश्चिम में रहते हैं वो भी सोच रहे होंगे शायद कि हमारे पता नहीं कितने 7-8 प्लेन गिर गए मतलब हम हार गए. What absolute nonsense. In any war there's going to be casualties, there's going to be some losses, but how do you determine whether you won or not is other factors, right? So that's why I was saying that we should have taken some territory and put the matter to rest. Because once you gain territory, nobody can claim that you lost. You actually won. So we should have done that. But yeah, that's where we are. Also our people. I mean, we have to blame our people also. इतना influence होने के बाद, none of our stars, none of the people tweeted, talked about it, put out posts. वहां पे every small actor, छोटे से छोटा actor,
जो प्रो इंडिया भी बनते थे, देवर सेलिब्रेटिंग कि हमने गिराया, इंडिया के अगेंस्ट बोला, ये सब जो यहाँ पे बॉलीवुड में काम करते थे, फवाद खान ऑफ द वर्ल्ड, दीज हानिया आमिर एंड शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, सब के सब अच्छा। रैलीज निकाल रहे हैं, ऑल ऑफ देम केम टुगेदर वहां पर। छोटा सा देश, टेररिस्ट देश है, बट आप जब कहते हैं ना पाकिस्तान के लोग टोटली इसमें खड़े हो गए इनके साथ साथ कि भाई इंडिया है तो हम अगेंस्ट बोलेंगे। हमारे लोग नहीं आए, जिनकी मिलियंस एंड मिलियंस की फॉलोइंग है, they could not put out tweets where they have foreign followers and so many that we crushed Pakistan. I never saw anyone say कि it's a 20-0 loss, भाई. 11 air bases, 9 terror sites. I didn't see any of them put that out. It's a very big shame for our country, to be honest, कि हम नैरेटिव को इतना हम लोग डिजिटल की बात करते हैं, सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा डेटा कंजम्पशन हमारा, और हम इसको वी कुड नॉट पुट दैट आउट। एंड वी हैव अ गवर्नमेंट जिसकी, अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी करूं, जिसकी कैंपेनिंग कम्युनिकेशन इज अनबिलीवेबल। कैंपेन्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्टोरल कैंपेन्स की बहुत अच्छी समझ है, दैट यू हैव टू कम्युनिकेट एंड यू हैव टू कम्युनिकेट एट ऑल लेवल्स, बट यहाँ पे वो बिल्कुल ही दे कंप्लीटली लॉस्ट द प्लॉट। डू यू थिंक कि हम ज्यादा करेक्टनेस के चक्कर में कि अरे वॉट एवर वी पुट आउट हैज टू बी डबली वेरीफाइड एंड पक्का होना चाहिए, उसके चक्कर में हम मात खा गए कहीं ना कहीं, या गवर्नमेंट ने एंगेज नहीं किया विद द सिविल सोसाइटी आल्सो, विद सम इन्फ्लुएंसर्स, व्हाट एल्स कुड दे हैव डन ताकि एक कॉम्बैटिव फोर्स बन पाती ऑनलाइन प्रेजेंस में? आपके हिसाब से क्या हो सकता था वो? देखिए, पहली बात तो ये है कि व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड एक्टर्स एंड ऑल दिस पीपल, आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम। ओके, मुझे लगता है कि उनमें से कुछ तो ऐसे होंगे जिनको अच्छा लगा होगा कि इंडिया इज लूजिंग द नैरेटिव, और कुछ हो गए, सब नहीं, आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी, बट देयर मस्ट बी सम। So I have no expectations from the entertainers of India. वो लोग, they have their own agenda or whatever. I don't care about them. लेकिन we have a population of 1.4 billion people, और so many of our people are on social media, and many of them need a job. Like government can, government loves to create employment generation schemes out of everything. अरे भाई, make social media an employment generation scheme. आप एजुकेशन सिस्टम को आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम बना दिया है, आपने हेल्थ केयर को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम बना दिया है, हर चीज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, तो क्यों नहीं सोशल मीडिया में आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हो? व्हाई डोंट यू हायर पीपल इन द लैक्स हु विल एम्पलीफाई द राइट नैरेटिव? देखिए, सोशल मीडिया नैरेटिव में क्या होता है कि you cannot play by the slogan of Satyameva Jayate. You have to lie also. देखिए, it is perfectly legitimate to lie in love and war or whatever, just like this is the cliche, right? So when it comes to political signaling for internal politics Bharat mein, the government of India is like outstanding. They have all the bases covered, how to signal politically for election rallies and election campaigns and whatnot. Why can't you take the same framework and the same whole thing and transpose it into geopolitics and for creating narratives? It works exactly the same way, and you can amplify it to whatever level you want, to whatever scale you want. So for some reason, the government has the tools, but it chooses not to employ them, and और मुझे समझता नहीं क्यों। it is perplexing. देखिए, हर देश के पास एक प्रोपेगेंडा आर्म होता है। यूके के पास बीबीसी है, यूएस के पास फॉक्स न्यूज है, एंड सीएनएन है, न्यूयॉर्क टाइम्स एंड व्हाट नॉट। द चाइनीज हैव सीसीटीएन, द जापानीज हैव निकाय, द कोरियंस हैव व्हाटएवर। भारत के पास कुछ नहीं है ऐसा। हमारे पास ऐसा कोई भी ग्लोबल प्रोपेगेंडा, आई मीन न्यूज आउटलेट नहीं है व्हिच कैन बी यूज्ड टू बिल्ड अ नैरेटिव एंड पुट फॉर द इन पर्सपेक्टिव। 12 साल से गवर्नमेंट पावर में, दे हैव नेवर बॉदर्ड टू डू दिस। सो मुझे समझता नहीं है व्हाई दिस थिंग इज लैकिंग इन इंडिया। ओवरऑल क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट शुड एम्प्लॉय, आई वुड नॉट से इन्फ्लुएंसर्स, बट पीपल एट वेरियस लेवल्स इन सोशल मीडिया, लाइक द चाइनीज एम्प्लॉय द 10 सेंट आर्मी, लाइक द पाकिस्तानीज एम्प्लॉय ऑल दीज बॉट आर्मीज एंड व्हाट नॉट। जैसे यूएस के पास पूरी बॉट आर्मीज होती है व्हिच कैन क्रिएट एंड ट्रेंड नैरेटिव्स इन सोशल मीडिया। भारत क्यों नहीं करता ये? I don't understand why. So that is a low-hanging fruit for India, and I would very strongly and humbly suggest to the government of India, please ये कीजिए, please do this. It'll be great. Another question, दो सवाल बहुत आते हैं इसमें कि भाई पाकिस्तान begged for ceasefire. पाकिस्तान was hammered, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है. When Pakistan begged for ceasefire, when the DGMO called up, could we have not preserved that transcript? Could we have not recorded that and put that out in the public domain? क्या ये नहीं हो सकता था? Just to further establish, ताकि ये lie ना हो सके कि भाई देखो they begged for ceasefire, because वो उल्टा बोलते हैं वहां पर।
could we have not put this to rest by doing something like this? या इसमें कुछ प्रोटोकॉल होता है? I don't know. I don't care about protocols, to be honest, इस चीज में. आप बताइए. देखिए युद्ध में कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है. We were at war and no protocol matters. If you look at Donald Trump's behavior, वो अपने WhatsApp chats को publish करता है, personal, private, confidential WhatsApp chats with Macron or whoever. He puts it out in public domain. वो करता है. So why can't we publicize the call that we got from the Pakistani DGM or whoever it was, and make the not the transcript but the whole recording public? Yeah, we should have done that. We should have done that. आज भी हमारे पास वो होगा recording. आज 1 साल हो गया है. We should publicize that. The Pakistanis and the Americans will claim कि ये fabrication है, definitely, but we should still put it out. जो कुछ भी हमारे पास tools है in the arsenal to show the Pakistanis begging for mercy, we should use that. पता नहीं हम क्यों ये सब चीजें नहीं करते हैं. I don't get it. In India's internal politics, it's very dirty politics. There is every dirty trick in the book is used. But when it comes to the geopolitics, international relations, we are like very different. हमारा पूरा approach ही अलग होता है. I don't get it. We should, like you recommend, we should do that. We should publicize these things. Yeah. Also, इधर 1 साल में पाकिस्तान एंड बांग्लादेश की proximity बढ़ी है. जी. We've seen that. अब वेस्ट बंगाल में अभी इलेक्शन हुए, आपको पता ही है. बीजेपी की जीत हुई. Unfenced borders चल रहे थे. That was one of the big issues. The government had not given land. And plus बांग्लादेश से भी बहुत बयान आ रहे हैं कि अरे ममता बनर्जी has lost, अब तो deportation will start, this is not right, and अलग अलग narratives वो भी spin कर रहे हैं. पाकिस्तान से भी लोग गए, बांग्लादेश में भी some very senior officer has gone there. How do things change if this Bangladeshi border is fenced? How do you see this entire thing, this Bangladesh-Pakistan thing? With this election, with this victory, do you think थोड़ा इस पे एक रुकाव आएगा if they are able to fence the border? इसका क्या impact दिखते हैं आप? पहली बात तो I would like to say congratulations to the people of West Bengal. You could have done this earlier, but you have finally done it. Your long nightmare is over. Congratulations, and may you see much better days in the coming future, near future. नाउ पाकिस्तान और बांग्लादेश की अगर हम बात करेंगे, जब से बांग्लादेश में अमेरिका ने रेजिम चेंज किया है, शेख हसीना को निकाल के और जो मोहम्मद यूनुस को बैठाया था उन्होंने, तब से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में बहुत अचानक से सिनर्जी बढ़ गई है. Right? They have been exchanging information and they've been sending officials to their respective countries and so on. तो essentially बांग्लादेश को उन्होंने वापस से ईस्ट पाकिस्तान बना दिया है अमेरिका ने. जो हमने 1971 में अचीव किया था उसको वो they are trying to undo all of that. शेख मुजीबुर रहमान के स्टैच्यूज गिरा दिए and so much more. So they are trying to undo all that. So पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में we can see it's visible that officials are visiting each other's countries and intelligence officials, ISI officials जा रहे आ रहे. So clearly a lot of communication and synergy is being built up between these two countries. Abhi, like you say, like we have had, the BJP has finally won the election in West Bengal with a big margin. So the BJP will soon take over, hopefully, and they will fence the border. देखिए, this is a very big positive development from our national security perspective, क्योंकि it looks like West Bengal की border essentially open थी with Bangladesh, और जितने भी बांग्लादेशी आना चाह रहे थे भारत में, they were coming for the past God knows how many 10+ years it looks like. So that's why we have Bangladeshis, millions of Bangladeshis all across the cities of India. आप किसी भी बड़े या medium size शहर में जाइए, you can see the Bangladeshis openly, blatantly, existing there and taking up the space that belongs to Indians and taking up our, resources and so much more. And they are in the tens of millions in India. Number तो हम पता नहीं क्या होगा. It's a disaster. So अब हमें क्या करना होगा? We will have to secure the borders. We will have to fence up the borders. We will have to make the situation such that the illegal Bangladeshi infiltrators who are in India, they will want to go back to Bangladesh. उनको सबको deport करना होगा. That needs to happen. Once that happens, India's internal security climate becomes so much better because this is the 0.5 front that people worry about. हमारे देश के अंदर करोड़ों बांग्लादेशी घुसे हुए हैं. That is the 0.5 front we should be worried about. देखिए, ये लोग जो है, they don't have any love for India. They have no allegiance for India, the nation, the culture, the civilization, nothing. हमारे ही दुश्मन है और हमारे ही देश में बैठकर हमारा ही resources खा रहे हैं, right? And they are multiplying to create a population boom and demographic re-engineering. तो ये एक बहुत real and present danger है भारत के लिए. And now that we have secured West Bengal, I seriously hope and I pray to the gods
कि ये सिचुएशन अब ठीक हो जाए. द बांग्लादेशीज आर डिपोर्टेड, द बॉर्डर ऑफ वेस्ट बंगाल इज फेंस्ड अप, एंड द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल कैन फाइनली लिव अ सिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस. बहुत जरूरी है ये. इस एक साल में अभिजीत जी, एक तो वी लुक बैक टू कि हम लोग के साथ एक्चुअली कौन खड़ा था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कौन हमारे विरुद्ध था, और एक साल में हाउ हैव दोज रिलेशनशिप्स मैच्योर्ड. एक साल में हमारा चाइना से रिलेशनशिप, आप क्या सोचते हैं आज जहां हम खड़े हैं और तब हम जहां खड़े थे कितना अलग है? अरब वर्ल्ड से जहां हम खड़े थे और अब जहां खड़े हैं ईरान से, ईरान हैज बीन थ्रू अ लॉट पिछले एक साल में. तो अगर इफ वी कंपेयर, आप कैसे एनालाइज करते हैं इसको? ग्रेट क्वेश्चन. पिछले एक साल में क्या कुछ नहीं बदला है. द होल वर्ल्ड इज लाइक टर्न्ड अपसाइड डाउन एसेंशियली. जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमें क्लियरली दिखा कि यूएस, जो हम सोचते हैं हमारा मित्र है, हमारे क्या शेयर्ड वैल्यूज है उनके साथ, अलेजेडली वो कोई वैल्यूज कुछ काम की नहीं है. द यूएस स्टूड विद पाकिस्तान. ओके, वेरी क्लियर. अभी देखिए, उन्होंने नेपाल में रिजिम चेंज किया है. उनका जो एम्बेसडर है सर्जियो गोर, वो जाता है नेपाल, और फिर वो बालेन शाह कहता है कि भाई सो एंड सो टेरिटरी इज नेपाल इज टेरिटरी. Yeah, so they are playing these games against us. The US is, देखिए, अब it should be very clear to even children by now कि US हमारा कोई मित्र नहीं है. हम चाहते हैं उनसे मित्रता, लेकिन वो नहीं चाहते मित्रता. They want to contain India. They want to keep India down. वो clearly दिख रहा है अभी. They are interfering in so many ways in India's internal matters and in the subcontinent. So clearly US is adopting a hostile policy, a containment policy towards India. When it comes to other nations, कौन हमारे मित्र है? That's the question, right? क्या जापान हमारा मित्र है? जापान is not a free country. It's not a sovereign nation. It's under US occupation. It doesn't matter. It's not counted, unfortunately. फ्रांस के साथ हमारे ठीक ठाक रिलेशन से, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी फ्रांस के साथ. बट फ्रांस इज एक्टिंग प्राइसी व्हेन इट कम्स टू द रफाल्स. वो कहते हैं कि यू कैन बाय आवर रफाल्स बट वी विल नॉट गिव द सोर्स कोड. अगर आपको आपके मिसाइल्स इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वी विल टेक इट ऑन अ केस बाय केस बेसिस एंड वी विल चार्ज फॉर एवरी सिस्टम यू आर इंटीग्रेटिंग. सो फ्रांस इज बिहेविंग वेरी ट्रांजैक्शनली विद इंडिया. फिर भी it's a decent relationship. When it comes to the EU has stood on Pakistan's side most of the time. अभी उनके साथ हमारा वो ट्रेड डील हुआ है, which is a good thing, positive thing. But overall, EU is in the pocket of the US, so there is that. When it comes to the West Asia region, Arab world है, देखिए हमारे अच्छे relations है with UAE. हमारे अच्छे relations, you could say, हुआ करते थे with Saudi Arabia, but after Operation Sindoor, Saudi Arabia and Pakistan got together and they signed this defense agreement, mutual defense agreement. Yeah. The attack on one nation is an attack on the other nation. They'll fight together. So Pakistan and Saudi Arabia are now together, hand in hand, गले गले लग के बैठे हैं, like brotherly nations. ईरान के साथ हमारे अच्छे relations है, robust, decent relations है with Iran. We have never been enemies with Iran. Obviously, we have a common enemy in Pakistan. और जब ईरान के ऊपर आक्रमण हुआ यूएस और इजराइल का, then India stood with the enemies of Iran for a while and then slowly recalibrated. So India did a pretty interesting rebalancing act in the Iran war. Abhi overall with Iran we have decent relations aaj bhi. Yeah, it's complicated because we have we have to balance that with our relationship with West Asia, UAE, Saudi Arabia. We have to balance that with our relationship with Israel. हमें अभी भी US को, we have to please US for some reason allegedly. तो ये सब है. So overall, see, Russia के साथ we have obviously a very long-standing relationship with Russia. जब उन्होंने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया तो we did not participate in the Western sanctions on Russia. We actually purchased more oil from Russia, which was great, right? अभी last year जब US ने कहा कि आप Russian oil लेना बंद करो, we did not stop buying Russian oil, but we reduced significantly our purchase of Russian oil. So that was us bending to American pressure, but not crumbling under US pressure. Yeah. So with Russia, we still have very good relations. वो relationship तो रहने वाली है. But Russia will be worried that India is coming under a lot of pressure from the West. For example, because of the Iran conflict and all that. Hormuz बंद हो गया है. So US कहेगा कि अब आप हमारा तेल खरीदिए, रशिया से मत लीजिए. So we will have to navigate that minefield. So Russia के साथ हमारा अच्छा relationship है. With China, our relations are never going to be good as long as they hold Tibet. अभी recently फिर से उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है. Right? जब भी हमें लगता है कि maybe the relationship is going in a positive direction, China does something. So with China, देखिए, it should be very clear, we cannot trust China. Okay, China नहीं चाहता,
China does not regard India as an equal, because India is not an equal of China. First of all, we are much weaker than Yeah. China, and overall they have this attitude of superiority towards India, and they don't want to have better relationship with India. So it's very clear कि चाइना का इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है वो ट्रांजैक्शनल है, एंड it's a skewed asymmetric relationship, and as long as they hold Tibet, which is the central matter, we cannot have good relations with China. तो ओवरऑल ये सिचुएशन है. एसेंशियली हमारा कोई allies नहीं है. हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप अच्छा रशिया के साथ है, बट इट हैज कम अंडर स्ट्रेन एंड स्ट्रेस इन रीसेंट टाइम्स बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स. वी हैव अ डिसेंट रिलेशनशिप विद फ्रांस एंड एन ओके रिलेशनशिप विद EU. And that's about it. With the US, the relationship is going downwards. With China, it is never good. Israel? Subcontinent. Sorry? Israel? Israel के साथ हमारा रिलेशनशिप काफी अच्छा है एक्चुअली. काफी अच्छा है. But there are some factors in that also. There are a couple of questions when it comes to Israel. We have a good strategic relationship with Israel. हम काफी सारा उनका weapon systems खरीदते हैं, like the Harop drone, etc. The Barak missile system, which we are jointly developing and jointly manufacturing with Israel. All those things. हमने इजराइल को सपोर्ट किया है in the Hamas situation and all that. Of course, we will support Israel for that. लेकिन एक दो प्रश्न उठते हैं when it comes to Israel. First of all, what is the actual nature of the relationship between Israel and Pakistan? Okay, because Pakistan is America's #1 vassal state in the subcontinent, and America is Israel's #1 supporter. So clearly, from that situation, Israel and Pakistan are on the same side. And when it comes to Gaza, Pakistan is talking about sending its armed forces to patrol Gaza, which is doing a service to Israel. Pakistan has acted as a minion of the US and Israel in this Iran conflict. So there are questions about Israel and Pakistan, right? Officially, Pakistan does not recognize Israel, but unofficially there is something behind the scenes happening. दूसरा, भारत का जो फार ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन, उसमें जो कुकी टेररिस्ट्स है, जो who are doing mayhem, they are allegedly Jewish now, and they go to Israel and become citizens there. So there is that angle also. Okay, there is that angle. So there are a couple of things with Israel that are a little bit questionable, but overall we have a good relationship with Israel. But Israel is not an ally; it's a strategic partner, like France, the only nation that can be almost an ally of India. That's potentially Russia. No one else. So overall, we don't have any real friends. We are on our own, which is the case for any great big nation, and that's a privilege. ट्रू. जाते जाते मैं आपसे कहूंगा, आप एक बार जरा प्रेडिक्शन हैट पहने कि when we sit 1 year later, what would the situation be? मतलब because इतना कुछ हो रहा है, it's very difficult to predict. The US-Iran thing is happening. The world equations are changing. आप क्या देखते हैं? What could be a great scenario for India 1 year later? कि भाई अगर ये हो चुका होगा, यहाँ पे regime change, यहाँ पर ये, तो that will be good for our country 1 year from now. The last 1 year overall, this one, let's hope how it turns out. जी, overall, what would be good for India? अभी देखिए, पूरा world is in turmoil. Hormuz बंद है, Israel और US ने आक्रमण किया ईरान पे ऊपर. अभी negotiations हो रहे हैं. I mean, there's a possibility of so much is happening. What will be good for India? I would say we have to see हमारे शत्रु कौन है. एक तो पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान is a symptom of a bigger problem, which is the US-China desire to contain India. US and China both. China चाहता है भारत नीचा ही रहे, छोटा ही रहे, weak ही रहे, और US भी यही चाहता है. So our real enemies are China and the US, even though we don't want enmity with them, but they are treating us as an enemy. Because US सोच रहा है कि अगर 20 साल तक भारत ऐसे grow करता रहेगा, then India may become the next China, and they don't want that to happen. That's why they are containing us right now. So अगर ये situation है where the US is acting as an enemy, adversary, China is a known adversary, Pakistan is a constant nuisance, तो हमारे लिए what could happen which would be good? So the question is that, first of all, Russia wins in Ukraine. That will be good for India. And the connected war is Iran. So the first thing is Russia should win the war in Ukraine. Secondly, Iran should not be defeated by the Americans and the Israelis. Then क्या होगा कि वेस्ट एशिया में जो यूएस के मिलिट्री बेसेस हुआ करते थे, वो वापस रिबिल्ड नहीं हो गए. ईरान ने उन सबको नष्ट कर दिया है. जितने भी अमेरिकन मिलिट्री बेसेस थे वेस्ट एशिया में, सबको ईरान ने नष्ट किया है. अगर if the US is not able to rebuild them,
then the US loses its power projection capabilities and its leverage to a large extent in West Asia. And then Iran can, over 1 year, if it can reopen Hormuz on its own, then that is advantage for India, because the US loses a lot of its leverage that can then be applied on India. अगर US ने ईरान को defeat कर दिया, तो who will they come for next? They will come for India next in some way or the other. वो हमारे ऊपर military आक्रमण नहीं करेंगे, but then they will exert so much more pressure through tariffs and so on, and they will ask for a maximalist. They will make maximalist demands in a trade agreement. कि Bharat should open up its complete market for American products and become in a situation where it's like a new East India Company. कि they can dump whatever they want into India with zero tariffs, but they will charge tariffs when we are exporting to the US. वो ये चाहते हैं. But because this war is happening, the Americans are not being able to push home the advantage on India. So if they lose the war against Iran, and in 1 year's time Iran has taken over or turned out to be victorious, then America has way less leverage over India in these matters. So see, I am not pro Russia, I am not pro Iran, I don't give a damn about anybody, I am pro India only. तो मेरा एनालिसिस इज ओनली फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, फ्रॉम माय नेशंस पर्सपेक्टिव. और हमारे पर्सपेक्टिव से रशिया शुड विन यूक्रेन एंड ईरान शुड विन दिस वॉर अगेंस्ट द अग्रेसर्स हु हैव अग्रेस्ड अगेंस्ट इट. ऐसा अगर हुआ 1 साल के बाद, if that is the situation, it will be a much better situation for India. We will have more leverage against the US. And if Russia wins Ukraine, then Russia will have more leverage over China also, which is good for us. Okay, China will not be able to make Russia a complete vassal state, client state. तो हमारे लिए ये दोनों outcomes important है. Russia should win Ukraine and Iran should win West Asia. That will be good for India. Let's see how it goes. Very interesting as always. आपके साथ जो conversation होती है, time literally flies off and बिल्कुल absorbing होती है. Literally we don't pause. तो it was fun having you. Abhijit Thank ji, you, sir. it's always fun having you. And दर्शकों से भी हम कहेंगे कुछ questions हो तो please बताइएगा. We will sit across very soon again and hopefully आप जब दिल्ली आएंगे तो we'll have a detailed one. एक बार बैठ करके भी करेंगे. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time. Channel को subscribe Thank you so much for करिए. having me. Thank you.